अभी कुछ चंद दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाकर उसमें चर्चा ये की थी कि इजराइल का गठन कैसे हुआ, और उसके बाद ये देखने की समझने की कोशिश की कि हिजबुल्ला किस कॉन्टेक्स्ट में राइज़ किया और ईरान और हिजबुल्ला के बीच में, और साथ में इजराइल, ईरान और हिजबुल्ला के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं। आज के इस वीडियो में उसी का फॉलो अप लेते हुए हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि जब इजराइल ने अभी एक ऑपरेशन के थ्रू हसन नसरल्ला, जो कि हिजबुल्ला का कमांडर इन चीफ था, उसको जब मार गिराया, उसके बाद ईरान ने जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़े, इन मिसाइल्स को आज की डेट में, इन रॉकेट्स को आज की डेट में, और ईरानियन रिस्पॉन्स को पूरे के पूरे किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। क्या आज की डेट में ये कहना सक्षम होगा कि जो ईरान ने एक रिस्पॉन्स इजराइल को भी हाल ही में दिया है, क्या ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड करने वाला है? जैसे कई लोग जो हैं सेंसेशनलाइज करने के लिए बातें कर रहे हैं कि भाई अब वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाली है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है? इन चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ को आप दिमाग में रखिए, ईरान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि उसको रिस्पॉन्ड करना था। 3 चीज़ें देखिए। सबसे पहला कि जो हूती रिबेल्स हैं, जो आज की डेट में रेड सी के इलाके में यमन में रहते हुए सऊदी अरेबिया के बाजू में जो सपोर्ट ईरान से ले रहे हैं, वो ड्रोन्स का प्रयोग करके कमर्शियल शिपिंग वेसल्स को अटैक कर रहे थे, और ये अटैक पिछले 1 साल से चल रहा है। इस अटैक को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया? इस अटैक को रोकने के लिए अमेरिका ने इजराइल को ये बात बोली कि आप अपने ऑपरेशंस हमास के ऊपर फोकस करके रखिए, आप अपने ऑपरेशंस लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर फोकस करके रखिए। रेड सी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, खास करके मैरीटाइम लेवल पर, अमेरिका ने इजराइल को ये भरोसा दिलाया कि उसको हम टैकल कर लेंगे। अब जब अमेरिका ने हूती रिबेल्स के ऊपर आक्रमण करके टारगेटेड ड्रोन्स के थ्रू अटैक करने चालू किए, एक चीज़ तो तय हो गई कि ईरान में बवाल मचा कि भाई आपके सपोर्टेड हूती रिबेल्स जो हैं, यदि आज की डेट में उनको सप्रेस किया जा रहा है तो ईरान चुप क्यों? दूसरा, गाज़ा में खास करके पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट इजराइल लड़ाई कर रहा है। इजराइल ने अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स अभी तक गाज़ा पट्टी में अचीव नहीं किए हैं। इसीलिए पिछले चंद 1 आध महीने के पहले के इवेंट्स को अगर आप देखें तो इजराइल ने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी बदलकर एक चीज़ करनी शुरू कर दी कि जो उसने हमास की टॉप लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट करना चालू कर दिया। अब एक चीज़ ये भी है कि जो हमास की टॉप लीडरशिप थी वो ईरान से सपोर्टेड और बैक्ड थी। यदि आप उस लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं, ईरान में दबाव फिर बढ़ेगा। ईरान, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? आपने जिस एसेट को हमास के नर्चर किया, यदि वो व्यक्ति आज की डेट में इजराइल के ऑपरेशन के थ्रू मारा गया है, आप चुप क्यों हैं? तीसरी चीज़ समझिए, लेबनान में हिजबुल्ला नाम की जो संगठन है, जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी 1982 से है, यदि वो अगर मान लीजिए नॉर्दर्न इजराइल में अटैक्स कर करके उसने एक फ्रंट इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में भी यदि खोल रखा था, तो इस केस में एक चीज़ तय हो गई कि इजराइल ने जो अप्रोच हमास के लिए अपनाई कि उसके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करो, उसी अप्रोच के तहत उसने हिजबुल्ला के थ्रू भी यही ऑपरेशन को अचीव करने की कोशिश करी। उसने हसन नसरल्ला, जो हिजबुल्ला का सबसे बड़ा चीफ माना जाता था, हिजबुल्ला का फाउंडिंग मेंबर माना जाता था, हिजबुल्ला को बनाने वाला माना जाता था, उसको मार गिराया। अब देखिए, ईरान का सपोर्टेड हमास का हेड, ईरान का सपोर्टेड हिजबुल्ला का हेड, ईरान सपोर्टेड हूतीस, तीनों जगह पर जब ईरान बैकफुट पे आया, अब आप ये तो समझेंगे कि ये बात कॉमन है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। और ये बात ईरान को नहीं, ये बात सिर्फ इजराइल को नहीं, ये बात सारों को पता थी कि ईरान एक ना एक दिन रिटेलिएट करेगा। तो उसने जो रिटेलिएशन किया, सबसे पहली बात, वो बहुत ही गहरे दबाव में किया। दूसरी चीज़, क्या इस रिटेलिएशन जो ईरान ने किया, जो उसने अभी कई रॉकेट्स जो हैं इजराइल के ऊपर छोड़ दिए, जब इजराइल में सायरन बजने लगे और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम से उन्होंने उन मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लिया और न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या आज की डेट में हम ये समझें कि ईरान ने इस मिसाइल अटैक के थ्रू इजराइल के ऊपर उसको एक मैसेज दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे? क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं कि भाई आने वाले समय में ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा करेगा और मिडल ईस्ट में वो एक डायरेक्ट लड़ाई लड़ेगा? कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज ईरान एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से जानता है, कन्वेंशनल मिलिट्री लड़ाई यदि उसने इजराइल के साथ करी तो वो हारेगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के इक्वेशंस अगर हम मिलिट्री लेवल पर देखें तो उनके इक्वेशंस वही हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं। पाकिस्तान यदि आज भारत के साथ कभी युद्ध लड़ता है
तो भारत की कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी इतनी है कि 2 दिन में चपेड़े खा के चुपचाप जो है लेट जाएगा। यही चीज़ ईरान समझता है, क्योंकि ईरान को ये बात पता है कि यदि मैं आज इजराइल के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज करता हूँ, एक लड़ाई मोल लेता हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि मैं इजराइल को हरा नहीं पाऊंगा। इजराइल के पास कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी है। दूसरा, अमेरिका ने ओपन तरीके से ये चीज़ स्पष्ट कर दी है। उनका सुत्तड़ प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, जो बाइडन, उसने ये बात मीडिया में आके सोते हुए बोल दी है कि वो बंदा इस समय इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इजराइल को हर प्रकार की मदद करेगा यदि अगर मान लीजिए ईरान उसको अटैक करता है। अब समझने की बात यह है कि ईरान इस समय ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं करेगा, खास करके इजराइल के ऊपर एक बड़े वॉर को छेड़ के, क्योंकि उसको ये बात पता है कि वो पहली बात तो इजराइल की कन्वेंशनल मिलिट्री से नहीं लड़ सकता, और यहाँ पर यदि अगर उसने इजराइल के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा, और अमेरिका इजराइल कंबाइंड फोर्सेस के साथ तो ईरान कतई ही नहीं लड़ सकता। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि फिर ईरान करना क्या चाहता है। मैंने आपको बताया कि ईरान ने दबाव में आकर ये टैक्टिक अपनाया, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इस खेल को और ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस समय समस्या 2 हैं। पहली समस्या ये है कि जो वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो बहुत गहरी तरह से बदल रहे हैं। कैसे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है कि जो तेल की डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे घट रही है, ख़त्म नहीं हुई, धीरे धीरे घट रही है। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि तेल के प्रयोग से आज की डेट में पूरे वातावरण पे बहुत प्रदूषण पैदा हो रहा है। इस वातावरण के प्रदूषण के कारण जितने भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर बार बार ये निर्णय लिया जा रहा है, और आज की डेट में कई देश इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जिसमें भारत भी एक अव्वल नंबर पर है, कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ को समझिए, अगर वर्ल्ड क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जितना भी तेल का खरीद फरोख्त हो रहा है वो आने वाले समय में तो घटेगा। यानी कि अभी चाहे तेल का खरीद फरोख्त जितना मर्जी हो, लेकिन धीरे धीरे आप टेक्नोलॉजी की इनोवेशन के थ्रू ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे जो तेल को ना प्रयोग करे, तेल का यूसेज ना करे। अब देखिए कि आज की डेट में मिडल ईस्ट में तेल वाली प्रोड्यूसिंग डोमिनेंट कंट्रीज़ कौन सी हैं? इसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये और बाकी जीसीसी की अन्य जो देश हैं वो सारे हैं। अब समझिए इस चीज़ को। अमेरिका को आज से 10 से 12 साल पहले ये बात समझ आ गई थी। 10 से 12 साल पहले अमेरिका ने जब शेल गैस को डिस्कवर किया था, और साइंटिस्ट ने जब बताया कि शेल गैस जो है वो आने वाले समय में एक तरीके से तेल का रिप्लेसमेंट हो सकती है, तो अमेरिका ने अपना 50 से 60 साल पुराना नाता जो सऊदी अरेबिया के साथ उसने बना के रखा था, जो जीसीसी के साथ उसने बना के रखा था, उसने वो नाता तोड़ दिया। और वो नाता तोड़ा नहीं, उसने तोड़ने के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट को भी तोड़ा। और अमेरिका ने उस समय अरब स्प्रिंग क्रिएट किया। अरब स्प्रिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मिडल ईस्ट में इन सारी मोनार्कीज़ को ये मैसेज दे देना, खास करके सऊदी अरेबिया को, कि देखिए अगर हम चाहें तो हम आपसे सिर्फ व्यापार नहीं बंद कर सकते, पर हम अगर चाहें तो आपकी पूरी की पूरी मोनार्की को गिरा सकते हैं। आप देखिए कि तब से सऊदी अरेबिया में इतनी खलबली मच गई कि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया ने ये इंश्योर किया कि अरब स्प्रिंग हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना करे, जो कि नहीं किया। और दूसरा, जब से मोहम्मद बिन सलमान आया उसने आते सार ये इंश्योर किया कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी सिर्फ तेल पर निर्भर ना रहे। उसने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट लानी चालू कर दी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे जैसे वर्ल्ड आज की डेट में तेल का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, शेल अभी तक उस लेवल पर कमर्शियल वाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई है। लेकिन जो ऑयल का रिप्लेसमेंट है, जो कमर्शियली वाइबल भी है, वो है नेचुरल गैस। और आज अगर मिडल ईस्ट में किसी के पास सबसे ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस है तो उसमें से एक देश ईरान है। ईरान को ये बात पता है कि वो जोग्राफिकली इस प्रकार से ब्लेस्ड है कि उसके पास तेल भी उतना ही है और नेचुरल गैस भी उतनी है। अब इस खेल को इस एस्पेक्ट से समझिए कि यहाँ पर इस समय वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है। इस समय सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि ईरान को ये बात पता है कि मुझे अपने नेचुरल गैस को पूरे वर्ल्ड को और ख़ास करके यूरोप और एशिया की मार्केट्स को बेचना है। अमेरिका भी ये चाहता है, इजराइल भी ये चाहता है,
लेकिन दिक्कत क्या है, ईरान इस समय दो गुटों में बटा हुआ है। ईरान के अंदर एक गुट है जिसको लीड करता है खोमेनी, और खोमेनी लीड करता है आज की डेट में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को, जिसको हम IRGC के नाम से जानते हैं। खोमेनी और IRGC, इनको आप इस नज़रिए से समझिए कि जब से ये लोगों ने पावर अक्वायर करी है 1979 से, तब से इन लोगों ने एक वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इजराइल, इन जैसे देशों के खिलाफ राजनीति करके अपनी राजनीति को मजबूर किया है। इस रीज़न से आप देखिए कि खोमेनी इस समय, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस समय जो खोमेनी के अंडर काम करता है, वो कतई ही नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की ईरान के अंदर कोई मुहिम चले कि ईरान वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिल जाए, यूरोप के साथ मिल जाए, और तेल का व्यापार जो घट रहा है उस मार्केट में नेचुरल गैस को बड़ा करके नेचुरल गैस को प्रमोट करे। अब समस्या ये है कि अभी तक तो ईरान में ये समस्या ऐसी थी कि जो खोमेनी कहता था और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहता था वो माना जाता था। पर इसका खमियाजा देखिए कि इसके खमियाजे से क्या हुआ कि खोमेनी के कहने पे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कहने पे, ईरान ने जितने भी ये प्रॉक्सीज, हूती रिबेल से लेके हमास से लेके हिजबुल्लाह तक को फंड किया, वो अभी तक सारा पैसा अपना इन पे लगा रहा था। ईरान ने कभी भी पैसा अपनी अर्थव्यवस्था पे, अपने लोगों के रोजगार पे, अपने लोगों के स्किल्स पे, अपने लोगों की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई पे नहीं लगाया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पिछले 10 से 15 सालों में ईरान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन होने लगा। साइलेंट रेवोल्यूशन कुछ इस प्रकार का हुआ कि लोग जो थे ईरान के, वो ईरानियन के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे उससे फ्रस्ट्रेट होने लगे। और ये फ्रस्ट्रेशन आज की डेट में बहुत स्पष्ट तरीके से ईरान में दिखती है, क्योंकि आज की डेट में जो ईरान का नया राष्ट्रपति है मसूद पेजेश्कियन, वो एक रिफॉर्मर व्यक्ति है। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसी कंट्री, जिस कंट्री में खोमेनी का रूल चलता है, जिस कंट्री में खोमेनी ने यदि बोल दिया कि हम हिजबुल्लाह को फंड करेंगे, तो किसी व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि खड़े होकर खोमेनी को ओपोज कर दे कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, हम आपको परमिशन नहीं देते। उस देश में लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो थी वो वेंट आउट कैसे हुई? वो वेंट आउट तब हुई जब लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति 2024 में ईरान में चुना जो कि एक रिफॉर्मर है। यानी कि अब आप ईरान के अंदर शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स को कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ईरान के अंदर इस समय 2 पावर सेंटर्स बन रहे हैं। एक पावर सेंटर है खोमेनी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये पावर सेंटर चाहता है कि लड़ाई चलती रहे। ये पावर सेंटर चाहता है कि चाहे कुछ भी हो, हिजबुल्लाह, हमास, हूतीज, इन सबको हम सपोर्ट करते रहें और इजराइल के खिलाफ लड़ते रहें, क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी इसी से डिराइव होती है। लेकिन जो लोगों ने मसूद पेजेश्कियन को चुन के भेजा है, उसको जो राष्ट्रपति बनाया है, अब लोगों को उससे उम्मीद और आस है। और आज अमेरिका, इजराइल इस बात को समझते हैं। वो जानते हैं कि आने वाले समय में अगर हम इस पावर सेंटर को ईरान के अंदर एक्सप्लॉइट कर पाए, अगर हम इस पावर सेंटर को इस तरीके से नर्चर कर पाए कि ये पावर सेंटर में से पेजेश्कियन का जो है, मसूद पेजेश्कियन का, अगर ये हमारे साथ हुआ तो हमें खोमेनी को आइसोलेट करने में और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को स्मैश करने में समस्या नहीं होगी। अब आप देखिए कि जिस दिन हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा गया, जिस दिन हसन नसरल्लाह को मारा गया, उसी दिन आपने ऑब्जर्व किया कि ईरान ने तुरंत जो है उठाकर खोमेनी को एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। और उस लोकेशन में शिफ्ट करने का लॉजिक क्या था? ये कह दिया ईरान ने कि उसकी जान को खतरा है। आप चीज़ को समझिए, ये कोई छोटे मोटे इंसिडेंट्स नहीं है, इसको कनेक्ट कीजिए एक लार्जर पिक्चर से। खेल ये हो रहा है कि इस समय अमेरिका ऑलरेडी एक धमकी दे चुका है ईरान को कि देखिए, आप अगर इजराइल पर अटैक करेंगे, हमें मजबूरन इसके साथ ईरान को टारगेट करने के लिए इजराइल के साथ खड़े होकर आपको हटाना पड़ेगा। अब बैकएंड लेवल पे जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि ईरान को ये समझाया जा रहा है आप रिटेलिएट कीजिए ताकि आपकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची रहे। पेजेश्कियन को ये चीज़ समझाई गई है और बैकएंड लेवल पर ये वर्कआउट की गई है कि देखिए, हमें कुछ भी करके ईरान में खोमेनी का और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का इन्फ्लुएंस घटाना है। पेजेश्कियन आज की डेट में ये एसेट है। उस एसेट को ये समझाया गया है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि ये दोनों पावर सेंटर्स आइसोलेट हो जाएं। हम ग्रेजुअली आने वाले समय में सैंक्शंस हटा देंगे।
जो ईरान पे लगे हुए हैं, और जैसे ही सैंक्शन हटेंगे ईरान में इन्वेस्टमेंट आएगी, उस इन्वेस्टमेंट से ईरान में इकोनॉमिक ग्रोथ चालू होगी, उस इन्वेस्टमेंट से जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होगी तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि जो लोग हैं वो उतने ही ज़्यादा पेजेश्कियन के फेवर में, खोमेनी के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। दो चीज़ें की संभावना दिखती है। पहली कि आने वाले समय में ईरान के अंदर एक ये जो आज की डेट में बाइपोलर पावर सेंटर क्रिएट हो रहा है ये और मजबूत होगा, और ये मजबूती कुछ ऐसी दिखेगी कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में खोमेनी IRGC जो है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर खोमेनी के अंडर काम करता है, ये बावला होगा। ये बावलेपन में क्या करेगा कि इजराइल के ऊपर अटैक्स करवाएगा। इसके बावलेपन से इजराइल और रिटेलिएट करेगा, इस रिटेलिएशन से लोग और फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा और नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब स्थिति संभलेगी अमेरिका में, क्योंकि इस समय पे अमेरिका उस परिस्थिति में भी नहीं है, इलेक्शन बहुत कम समय रह गया है उसके लिए, तो जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पे फिक्स होकर फाइनल हो जाता है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कि ईरान के अंदर पेजेश्कियन को सपोर्ट करके ये जो खेल खेला जाएगा वो ये है कि खोमेनी को, IRGC को इवेंचुअली डिमिनिश किया जाएगा, लोगों को सपोर्ट करके, पेजेश्कियन को सपोर्ट करके ईरान की इकोनॉमी से सैंक्शन लिफ्ट किया जाएगा। अब देखिए इस पूरे खेल में इवेंचुअली ये होगा कि नेचुरल गैस का जो सप्लायर ईरान है उसके दो एडवांटेज हो जाएंगे इजराइल और अमेरिका को। पहला, आने वाले लॉन्ग रन के समय में अगर आप देखेंगे तो इस पॉलिसी के तहत यदि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हटा देती है आने वाले समय में, तो उसका सबसे पहला खमियाजा ये होगा कि अमेरिका ईरान को आज की डेट में रशिया से दूर कर पाएगी, और दूसरा सऊदी अरेबिया को दोबारा एक मुंह पे चमाट पड़ेगी। चमाट ये पड़ेगी कि देखिए हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जियो मरो, ऊँट पे बैठ के जो है खजूर खाओ, आपको जो करना है करो, हम आज की डेट में व्यापार करने आए हैं, हम व्यापार अगर आज की डेट में ईरान के साथ देख रहे हैं तो ये ईरान के साथ ही होगा। तो आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। दो तीन चीज़ें तय हैं, कॉन्फ्लिक्ट इन लार्ज होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ ईरान अभी भी बावलेपन में इजराइल पे अटैक करता रहेगा आने वाले समय में। और आप देखेंगे कि जब तक अमेरिका के चुनाव पूरे फाइनली प्रेसिडेंट के नए वाले फिक्स नहीं हो जाते और ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर खोमेनी जो है, ये दोनों के दोनों एक्टर्स ईरान के अंदर पेजेश्कियन को राइज करने से रोकेंगे। लेकिन इस बावलेपन में जब ये अटैक करेंगे और उसके बाद जब इजराइल काउंटर अटैक करेगा, उतनी ही फ्रस्ट्रेशन ईरानियन लोगों की बढ़ेगी और एक टिपिंग पॉइंट आएगा कि जब लोग सड़कों पे उतरेंगे और इवेंचुअली ये होगा कि उस समय लोग डिमांड करेंगे कि भाई बस करो इस चीज़ को, सैंक्शंस हटवाओ, हमारे बारे में सोचो। तो आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा तो वोलेटाइल रहेगा, ये बात तो तय है। ईरान इजराइल के बीच में वायलेंस चलती रहेगी। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो IRGC है, जो खोमेनी के अंडर काम करता है, वो लेबनान में हिजबुल्लाह को रीग्रुप करवाए। हो सकता है कि आप आने वाले समय में ये भी देखें कि हिजबुल्लाह जो है वो वापस से काउंटर अटैक करे। हो सकता है कि हमास से भी काउंटर अटैक्स करवाएं। तो ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी। लेकिन दो चीज़ें स्पष्ट हैं। पहला कि ये जो बात बोलना कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्फ्लिक्ट खुल सकता है, संभावना कम है, क्योंकि फैक्ट्स उसके खिलाफ जाते हैं। कोई यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं बल्कि फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, वो अगेंस्ट जाते हैं। और दूसरा कि क्यों आज की डेट में हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बड़ा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ईरान को ये बात पता है, जैसे मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल लेवल पर वो इजराइल से डायरेक्टली भिड़ नहीं सकता। और आज अकेला इजराइल नहीं, इजराइल और US दोनों हैं। तो ईरान इस बात को समझता है। ईरानियंस समझदार लोग हैं। यही फ़र्क है ईरानियंस और सऊदी अरेबियंस में। सऊदी अरेबियंस में उतना दिमाग नहीं होता जितना ईरानियंस में है, क्योंकि सऊदी अरेबियंस का व्यवहार वैसा ही है जैसे पाकिस्तान का व्यवहार है। तो ईरानियंस इस बात को समझते हैं कि हम कन्वेंशनल लड़ाई इन दो बड़े एक्टर्स के साथ, और वो भी दो जिसमें से एक सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑन अर्थ है जो कि US है, और दूसरा जो सबसे पावरफुल मिलिट्री इन मिडिल ईस्ट है जो कि इजराइल है, हम उनके साथ फ्रंट नहीं खोलेंगे। तो ये चीज़ स्पष्ट रहेगी। इन अटैक्स को बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भारत पे इसका खमियाजा ये ज़रूर होगा कि आने वाले समय में ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगी तो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पे दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप कि ये फॉलो ऑन वीडियो से आपको जो प्रेजेंट सिनेरियो में सिचुएशन है वो क्लियर होगी। आगे जैसे ही ये सिचुएशन अनफोल्ड करती है और वीडियो बनाकर इस चीज़ के ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।